दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन इलाहाबादी है। कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरी पहली कहानी कॉल गर्ल जो 6 पार्ट में थी, आप लोगों ने उसे सुना, प्यार दिया और सराहा। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अपना साथ ऐसे ही हमें देते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस इलेक्ट्रॉनिक के युग में कब किसे कहाँ प्यार हो जाए कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उस सबसे सोशल मीडिया में से सबसे इम्पोर्टेंट फेसबुक और व्हाट्सएप है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी फेसबुक का प्यार का पहला पार्ट आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो मेरा हौसला अफजाई करिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे कमेंट्स का। तो आइए मैं आपको अपनी लिखी हुई कहानी फेसबुक का प्यार का पहला भाग सुनाता हूँ। कभी कभी बड़ी बेचैनी सी होती थी। अगर उसका फ़ोन नहीं आता था तो जीवन के इन अनगिनत खुशनुमा पलों में ज़्यादातर वो मेरे इनबॉक्स में रही। कभी उससे रूबरू होने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूर रहकर भी वह हमेशा मेरे पास रहती है। उससे एक लगाव सा हो गया था। लगता ही नहीं था कि हम फेसबुक फ्रेंड हैं। आज का सोशल मीडिया वास्तव में अपनी हंसी पल को सार्वजनिक करता है, मगर मैंने कभी नहीं किया। जब कोई अपना खास हो फेसबुक पर तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। रितिका से मेरी मुलाकात फेसबुक पर एक ग्रुप में हुई थी। बेहद संजीदा थी, मगर संगीत से बेहद लगाव था और संगीत से इसी लगाव के कारण वह हमेशा मुस्कुराहट बिखेरती रहती थी। उसका यूँ हमसे बात करना अच्छा लगता था। उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। फिर क्या था, बातों का सिलसिला चल पड़ा। कभी मैं अपने बारे में कुछ सुनाता तो कभी वह अपने बारे में। वैसे वह बिहार से थी और मैथिली भोजपुरी के साथ साथ हिंदी भी अच्छी बोलती थी। एक अच्छे स्कूल में वह टीचिंग करती थी। हमेशा चश्मा लगाने वाली रितिका उम्र में मुझसे छोटी थी, मगर बातें बड़ी बड़ी किया करती थी। खुद पैरों पर खड़ी हो सके इसके लिए वह पढ़ाई अच्छी करती थी। उसका गाया हुआ गीत मुझे आज भी याद है, जिसको उसने मुझे पहली बार रिकॉर्ड करके भेजा था। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। सच में बहुत प्यारा गाती है वो। कहते हैं वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। यह उस दिन पता चला जब मैं बहुत कुछ खो चुका था। मगर यह भी सत्य है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भी अपने घर आ गया था। रितिका से बात हुए वर्षों बीत चुके थे। कभी उसकी खबर नहीं आई। फेसबुक आईडी भी बंद थी। लास्ट अपडेट भी नहीं शो कर रहा था। कुछ दिन तक तो मैं बहुत चिंतित रहा और उसे फेसबुक पर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसका फ़ोन नंबर भी बंद आ रहा था। शायद उसने नंबर बदल दिया था। वर्षों बाद मुझे बिहार जाने का सुनहरा अवसर मिला। मेरे अखबार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। उसी सिलसिले में
मुझे बिहार जाना पड़ा। मैं जब वहाँ पहुँचा तो प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था कि किसी ने मुझे आवाज़ दिया, सर प्रोग्राम रेडी है, प्लीज़ चलिए। हॉल खचाखच भरा था। शायद संगीत का प्रोग्राम था। पत्रकार होने के नाते मुझे आगे की सीट पर प्रथम स्थान मिला। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि एंकर ने जाना पहचाना नाम अनाउंस किया। हॉल जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कुछ समय के लिए मैं फिर अपने अतीत में लौट गया। मैसेंजर पर चैट करते हुए एक दिन रितिका ने कहा था कि एक दिन मेरा स्टेज शो आप देखेंगे और मेरा इंटरव्यू आप लेंगे। वो बात मजाक में उसने कहा था, मगर आज वो हकीकत हुई। आज यह सच निकला। मेरा ध्यान तब टूटा जब वह जानी पहचानी आवाज़ और जाना पहचाना गीत की मधुर ध्वनि मेरे कानों में गूंज उठी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। यह वही रितिका थी जिसने मुझे कई सवालों के जवाब दिए बगैर कहीं गुम हो गई थी। फेसबुक पर चैट और वीडियो कॉलिंग से मैंने उसे देखा था, लेकिन रूबरू आज देख पाया हूँ। मन में ढेरों सवाल थे। क्या वह मुझे पहचान पाएगी? क्या वह मुझसे मिलकर खुश होगी? जी हाँ, सामने जो गायिका थी, वह रितिका ही थी। अगर मुझसे उसे लगाव था तो उसने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? ढेर सारे सवाल मन में उपज रहे थे। मैंने अपना कैमरा निकाला और उनके कई फ़ोटो शूट किए। फ़ोटो शूट करता और फिर उसे निहारता। यह क्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहा। जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तो कई मीडिया कर्मी उसकी तरफ दौड़े। मैं भी सोचा क्यों न उसकी एक बाइट ले लूं। केवल 3 पत्रकारों को मौका मिला उससे रूबरू होने का। उनमें से मैं भी एक था। हम 3 पत्रकारों को हॉल से सटे एक कमरे में बैठाया गया जहां उसका इंटरव्यू लेना था। उन 2 का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने कई बड़े राजनेताओं और फिल्म अभिनेताओं का साक्षात्कार किया था, लेकिन मैं कभी इतना नर्वस नहीं था जितना कि आज था। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई। हम लोगों से अभिवादन किया। सोफे पर बैठते हुए एक पल के लिए उसकी नज़र जब मुझ पर टिकी तो मैं बेचैन हो गया। जी, आपने अपना कैरियर कहाँ शुरू किया, प्लीज़ बताइए, एक साथी ने पहला सवाल किया। जी, अभी मेरा कैरियर शुरू कहाँ हुआ, अभी तो सफ़र शुरू किया है, उसने शांत किंतु मुस्कुराती हुई आवाज़ में जवाब दिया। आपने किसे संगीत की शिक्षा ली? दूसरे साथी ने सवाल किया। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया और मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसने फिर उसी सादगी में जवाब दिया। अब सवाल पूछने की मेरी बारी थी, मगर मैंने अभी तक यह तय नहीं किया था कि मुझे उससे क्या पूछना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा पत्रकारिता का ज्ञान कहीं छुप गया है, जो अपने प्यार के सामने आना ही नहीं चाहता। हॉल में कुछ देर सन्नाटा रहा। शायद सब मेरे सवाल का इंतज़ार कर रहे थे। जब मैंने कुछ नहीं पूछा तो मेरे दूसरे साथी ने तीसरा, चौथा और फिर सवाल पे सवाल पूछना शुरू कर दिया, और मैं जाने किस ख्यालात में गुम था। और इंटरव्यू का वो 20 मिनट ख़त्म हो चुका था। सब उठ के जा चुके थे। मैं अभी भी बैठा रहा, जाने किस सोच में। अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैं चौंक गया। सामने रितिका को देखा तो सन्न रह गया। इससे पहले मैं कुछ कहता कि वह मेरे सीने से लगकर फपक कर रो पड़ी। वो दिन सारे सवालों का जवाब मुझे बगैर कुछ कहे ही मिल गए थे। यह सच है कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं रितिका के प्यार में अंधा हो गया था। मैं खुद को भूल गया था, और भूलूं भी क्यों ना, आखिर वो थी इतनी ही प्यारी। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था।
लेकिन हम अब भी बैठे थे बगैर कुछ कहे, बस एक दूसरों की आंखों में आंखें डाले। ध्यान तब टूटा जब किसी आयोजक का फ़ोन रितिका के सेल फ़ोन पे आया। हाँ अभी आ रही हूँ मैं, उसने कह के फ़ोन रख दिया। शाम को मेरी ट्रेन थी, मुझे भी इलाहाबाद लौटना था, मगर होश मुझे नहीं था। रितिका को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। जी कर रहा था कि कुछ वक्त उसके साथ और गुजारूं। बस उसके आदेश की प्रतीक्षा थी, वो रुकने को कहे और मैं रुक जाऊं। मैं रितिका के साथ गेस्ट हाउस के गेट तक आया। यद्यपि रितिका को उसका सेक्रेटरी बार बार गाड़ी में बैठने का आग्रह कर रहा था, मगर जाने क्यों हम दोनों उसकी बातों को अनसुना करके पैदल ही चलने लगे थे। बातें खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन रास्ता बहुत छोटा हो गया था। ड्राइवर ने गाड़ी आगे लगा दी, लेकिन हम अभी भी खड़े खड़े ही बात कर रहे थे। लेकिन मेरे जहन में बहुत उथल पुथल मची थी रितिका को लेकर। वह कब कह दे कि एक दिन और रुक जाओ ना। मैं इतना व्याकुल हो गया था कि कभी अपने फ़ोन की शांत स्क्रीन को देखता तो कभी अपने एसएलआर कैमरे की स्क्रीन साफ करता। अच्छा सुनो, रितिका ने अचानक बोला। मैंने बगैर देखे उसकी तरफ कहा, एक दिन रुक जाओ ना, कल चले जाना, अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो। रितिका ने शांत और मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। यह सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। यही तो मैं चाहता था कि वो मुझसे कहे, और मुझे बिन मांगी मुराद मिल गई। मन में आया कि उसे चूम लूं। क्या सोच रहे हैं? उसने कहा। जी जी कुछ नहीं, मैंने हड़बड़ा कर जवाब दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रुक जाऊंगा, मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोल दिया। कहाँ ठहरे हैं आप? उसने पूछा। अभी तो रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। ओके, आ जाओ, रह लीजिए, फिर हम कल मिलते हैं, उसने कहा और गाड़ी में बैठ गई। लेकिन अपना फ़ोन नंबर तो देते जाओ देवी, मैंने कहा। मेरे पास है आपका फ़ोन नंबर, मैं आपको कॉल कर लूँगी, उसने जल्दबाजी में जवाब दिया। और मैं उसकी कार को जाते देखता रहा, और तब तक देखता रहा जब तक कि वह मेरी आंखों से ओझल न हो गई। मैं वापस गेस्ट हाउस आया और अपने लिए एक रूम का अरेंजमेंट किया। रात रितिका के ख्यालों में खोकर बीती है। सुबह के करीब 4 बजे नींद लगी तो 7 बजे मेरे फ़ोन के अलार्म ने मुझे फिर जगा दिया। जब आँख खुली तो अचानक से याद आया कि अरे, आज तो रितिका से मुलाकात होने वाली है। जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और नहा धोकर एकदम कंप्लीट। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी आपको कोई महत्वपूर्ण काम करने हो या फिर किसी खास का इंसान का इंतज़ार करना हो या मुलाकात करनी हो तो वक्त कैसे कटता है आप बखूबी जानते होंगे। आज मैंने एक बार फिर अपनी पसंदीदा पिंक शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। यह शर्ट मेरे लिए हमेशा लकी रही, मैं किसी खास वक्त पर इसे पहनता था। सुबह के 9 बजने वाले थे, मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी थी। सोचा रितिका के साथ ही चाय पीऊँगा। बार बार फ़ोन की स्क्रीन देखता और सुबह के अखबार में छपी बिहार की लोकल खबरों को पढ़ने लगता, जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं था। यह क्रम दोपहर के 12 बजे तक चलता रहा। मैं बार बार फ़ोन की स्क्रीन देखता और अखबार पढ़ता, मगर रितिका का कोई मैसेज या फ़ोन अब तक नहीं आया था। इंतज़ार करते करते मैं सो गया। जब आँख खुली तो फ़ोन की स्क्रीन पे टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था, लेकिन हमने उम्मीद नहीं खोई थी। मन कह रहा था कि वो अब नहीं आएगी। दिल कह रहा था कि क्या हुआ, वो आज नहीं तो आई, कल ज़रूर आ जाएगी। कोई ज़रूरी काम होगा उसे, नहीं टाइम मिला होगा, कल आ जाएगी। ऐसे ही पूरी रात मैं खुद से सवाल करता हुआ और खुद ही जवाब देता हुआ आंखों ही आंखों में काट डाली।
रितिका के इंतज़ार में मैंने उस गेस्ट हाउस के करीब 15 दिन गुजारे, मगर रितिका का दूर दूर तक अता पता नहीं था। मैंने पहली बार अनुभव किया कि जब आपको किसी पे इतना एतबार हो जाए कि खुद की भी ना सुनो, तो जान लो कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। मेरे एक दोस्त श्री महेश कुमार पप्पू ने मुझसे एक बात कही थी जब गरीबी खिड़की से आती है तो प्यार दरवाजे से बाहर निकल भागता है। उसका यह कथन उस दिन अपने हकीकत का असली रूप ले चुका था। मेरी जेब ढीली हो चुकी थी, घर जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे, मगर अब रितिका के लिए वहाँ रुकना मेरे लिए नामुमकिन था। लिहाजा मैंने वापस इलाहाबाद आने का मन बना लिया। जब मैं सहरसा रेलवे स्टेशन आया तो मेरे अलावा वहाँ कोई दूसरा यात्री नहीं था। शायद मेरे जैसे कोई होगा भी नहीं वहाँ। मैंने उस दिन ट्रेन में बिना टिकट यात्रा की थी। आज तक रितिका को भूल नहीं पाया। वह हमेशा याद आती है, कभी मेरी डायरी में तो कभी मेरी कहानियों में। आखिर प्यार अधूरा ही तो होता है, जो मिल जाए वो प्यार ही क्या। मज़ा तो तब है जब उसे किसी न किसी बहाने याद करे और होठों पर मुस्कुराहट आ जाए। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।